स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। देखिए एक तो हैगा हमारा 60 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है, ये क्या है, ये हैगा भवन। कितना मीटर ऊंचा है ये, 7 मीटर ऊंचा, ठीक है, 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है, ठीक है। अब इसके शिखर से, शिखर मतलब कि इसके बिंदु से, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। अब इसके आगे मान लो मेरे को बनाना है एक केबल टावर, ये मैंने बना दिया केबल टावर, ठीक है। कहता है वो भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ से शिखर से इसके शिखर तक का कोण कितना बनेगा बच्चा, ये बनेगा हमारा 60 डिग्री का कोण। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या रखा है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री का है, यानी कि भवन के ही शिखर से केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री का है। तो यहीं से शिखर से इसके पाद बिंदु तक आएंगे तो इसका कोण आएगा हमारा 45। भवन के शिखर से केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण है 45। तो हम लोगों ने शिखर से इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना बना लिया है, 45 का। क्वेश्चन में आगे बोलता है तो टावर की यानी कि केबल टावर की क्या करनी है, हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि इस पूरे की हाइट फाइंड करनी है। देखिए अगर मैं इसको ABC मानूं, क्या नाम दिया मैंने इसको, ABC, और आगे इस वाले पॉइंट को मान लो D और E, ठीक है। अब मैं अगर इस डायग्राम को देखूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। ये मैंने जो 3D डायग्राम था वो रफ करके एक क्या बना दिया है, 2D डायग्राम बना दिया है, ठीक है। इसमें ABC एक समकोण है और EDA दूसरा समकोण है, ठीक है। अब समझिए क्या करना है मेरे को, सबसे पहले नीचे वाले डायग्राम के अंदर क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। लंब दे रखा है, आधार निकालना है। लंब कितना हम लोग को दे रखा है, 7 मीटर। आधार निकालना है, यानी कि BC की लंबाई फाइंड करनी है पहले। ये मत सोचना हमको तो इसकी हाइट फाइंड करनी है, मतलब कि ऊंचाई निकालनी है केबल टावर की। तो हम आधार क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब मैं इसके लंब से आधार निकालूंगा तो जो आधार इसका आएगा वही आधार ऊपर वाले का आएगा, ठीक है। और एक चीज़ समझ लो, जितनी लंबाई 7 AB की है उतनी लंबाई DC की होगी, क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा सामने है। यहाँ पे 7 है तो इसको मैं आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ को भी 7 लिख सकता हूँ, यानी कि ये DC की भी लंबाई कितनी आ जाएगी, 7 मीटर, लेकिन सिर्फ कितनी है, DC की लंबाई, ठीक है। अब बात रहेगी ED की, ED निकल जाए तो ED को मैं DC में जोड़ दूंगा, पूरी केबल टावर की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। सबसे पहले हमको ABC में काम करना है, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में लंब है और आधार है। लंब और आधार का फॉर्मूला किस में लगता है, वो लगता है tan थीटा में, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इतनी बात क्लियर हो गई। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, 45 लगाते हैं यहाँ पर। tan 45 इजकल टू लंब का मान 7 मीटर, आधार कितना है, BC, लगा दो BC। tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन में 1 मान लो, इजकल टू 7 अपॉन BC। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, BC ये कम BC, 7 बन जा 7 मीटर। तो BC की लंबाई कितनी आ गई, 7 मीटर। तो पूरे BC की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ ले सकता हूँ 7 मीटर। अब बच्चा जो 7 मीटर नीचे आया है वही 7 मीटर ऊपर भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे ये 7 मीटर सामने था तो सामने ये 7 मीटर, ऐसे नीचे 7 मीटर है तो वो भी ऊपर वाला भी 7 मीटर, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में EDA में क्या करना है, आधार दे रखा है, लंब निकाल सकता हूं मैं, ठीक है।
आधार दे रखा है, लंब निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लंब दे रखा है तो आधार निकाल लिया मैंने। अब आधार दे रखा है, लंब निकालेंगे tan का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल बच्चा चेंज हो जाएगा। देखो EDA में समकोण त्रिभुज EDA में क्या लाएंगे फॉर्मूला, वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। इतनी क्लियर हो गई। यहाँ पर थीटा का मान कितना है 60, यहाँ पर तो 45 था इसलिए मैंने tan 45 लगाया, यहाँ पर 60 है तो tan 60 लगाऊंगा, ठीक है। tan 60 इजकल टू लंब नहीं दे रखा मेरे को, लंब सिर्फ ED है तो यहाँ पर ED का ED रखूंगा, और आधार कितना है 7 मीटर तो रखो 7। यहाँ पर tan 60 की वैल्यू होती है √3 बटे में 1 मान लो बराबर ED अपॉन में 7। 7 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो 7√3 इजकल टू ED एकम ED। ये हो गया मेरा सवाल, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ED का मान कितना आ गया, ED आ गई 7√3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और CD मेरे को पहले से पता है 7। अब मैं CD और ED को जोड़ दूं तो पूरा CE यानी कि पूरे केबल टावर की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, ये करना है, केबल टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है तो मेरे को CD प्लस DE को ऐड करना होगा। तो CD प्लस DE, CD का मान 7 मीटर तो लगाओ 7 मीटर, DE का मान 7√3 मीटर। इतना क्लियर हो गया। अब दोनों में आपको दिख रहा होगा 7 कॉमन है, मतलब कि सेम आ रहा है। तो एक काम करो 7 को बाहर ले लो, ब्रैकेट में 1 बचा प्लस √3 का √3 मीटर। तो हम लोग के केबल टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 7 ब्रैकेट 1 प्लस में √3 मीटर। आया बात समझ में, सवाल कैसे क्या समझ में आ गया। पहले नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला लगाओ, आधार निकालो, जो आधार नीचे वाले ट्रायंगल का है वही आधार ऊपर वाले ट्रायंगल का आ जाएगा। तो ऊपर वाले आधार से लंब को निकाल दो और फिर ये लंब और नीचे वाली हाइट को ऐड कर दो, आपकी आ जाएगी केबल टावर की ऊंचाई, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या क्या रखा है, बोलता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। देखिए क्या है, समुद्री तल है यानी कि मान लो यहाँ पर समुद्र है यानी कि समुद्र का लेवल है, ठीक है। अब इसके यहाँ पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है। लाइट हाउस समझते हो ना, यानी कि ऐसा एक ऊंची सी इमारत है जिसके सबसे ऊपर लाइट लगी हुई है, ठीक है। अब उस लाइट पर से क्या करा जाता है, रात में जहाज़ों को देखा जाता है। तो यहाँ पर मान लो कोई इंसान लाइट से देखता है, एक जहाज़ देखता है कि यहाँ पर है, यहाँ पर एक जहाज़ चल रहा है, ठीक है। और एक जहाज़ देखता है इसके थोड़ा पीछे है, इस जगह दूसरा जहाज़ चल रहा है। इतना समझ में आ गया। दो जहाज़ चल रहे हैं लेकिन एक जहाज़ का जो थीटा बनना है वो बनना है 30 डिग्री का, दूसरे जहाज़ का जो थीटा बनना है वो बनना है 45 डिग्री का, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, मतलब कि ये लाइट हाउस है तो एक जहाज़ इधर एक जहाज़ उधर, ऐसे नहीं है, क्या है एक ही ओर है और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ की क्या है जस्ट पीछे ही है, ठीक है। दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे और आगे हैंगे और लाइट हाउस के एक ही साइड है, या तो उधर हैं या इधर हैं। आप डायग्राम को किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, बोलता है तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और हम लोग को पहले ही लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी थी 75 मीटर, ठीक है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है 75 मीटर है और हमको ये ज्ञात करना है। ये मान लो अगर मैं इसको नाम लिखना चाहूँ PQRS, ठीक है, PQRS। तो SR के बीच की दूरी ज्ञात करनी है मेरे को, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, निकालना क्या है, फाउंड आउट क्या करना है, SR के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो छोटा फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं छोटे ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। छोटे ट्राइंगल PQR है तो यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। क्या लगाना है हम लोग को, tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार के बीच में काम होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा कितना है देखो
पी क्यू आर अभी तक यहाँ पहुँचे ही नहीं है, तो थीटा कितना दिख रहा है 45 को दिख रहा है खाली, तो थीटा की जगह लगाओ 45। लंब कितना देख रहा है देखो 75 है, लंब सेम है तो 75 ही रहेगा। आधार कितना है, आधार अभी क्यू आर है क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर काम कर रहे हैं, तो क्यू आर ठीक है, लगाओ क्यू आर। tan 45 की वैल्यू होती है 1/1 मान लो इक्वल टू 75 अपॉन में क्यू आर एकम क्यू आर 75 बन जा 75 मीटर ठीक है। तो ये जो छोटा वाला आधार आ गया कितना आ गया, ये मेरा ये आ गया 75 मीटर, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू आर के बीच की दूरी ठीक है। अब क्या करना है मेरे को बड़े वाले ट्रायंगल में यानी कि पी क्यू एस में फॉर्मूले को अप्लाई करना है। देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में ठीक है, इस बार थीटा हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा 30 का, क्योंकि 45 का काम खत्म हो गया, अब 30 की वैल्यू है ठीक है। यहाँ पर आएगा tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो लगाओ 30, लंब कितना है वही 75, आधार समझ लो थोड़ा सा। देखिए आधार पूरी वैल्यू है क्यू एस तक, क्यू एस तक के बीच में दो बार वैल्यू टूटती है, एक क्यू आर और एक आर एस ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू भी कितनी है 75, आर एस की वैल्यू खाली आर एस ठीक है, एस आर कह लो या तो फिर यहाँ पर देखो मैं लिखना चाहूँ तो क्यू आर प्लस एस आर, क्यू आर प्लस एस आर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 75 का 75, क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली बच्चा 75 प्लस एस आर का एस आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी बराबर में ठीक है, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही सेम संख्या आ जाएगी, किसी की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो वही संख्या सेम आती है। अब √3 की मल्टीप्लाई 75 में करोगे तो कितना आ जाएगा 75√3, 75 प्लस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 75, तो एस आर का एस आर बराबर 75√3 माइनस 75। क्लियर है। अब क्या करना है यहाँ भी 75 यहाँ भी 75 तो कॉमन ले लो, एस आर का एस आर बराबर 75, रूट में क्या बचेगा 3 और माइनस का माइनस, 75 की टेबल में 75 आएगा ओनली 1 बार में ठीक है। तो हम लोगों के दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी आई है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, यहाँ पे क्या लिखोगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितनी है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान रखना हमेशा सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला लगाना, उसके बाद ही बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला लगाना, जिससे हम लोग को सवाल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा इक्वेशन माननी पड़ेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ऐसे फिर सवाल सोल्व होगा। हो तो जाएगा वैसे भी पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या क्या रखा है, डायग्राम हम लोग को ऑलरेडी दे रखा है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग सेम कर चुके हैं पहले ही, वैसे ही बस डिजिट चेंज है और सवाल की लैंग्वेज चेंज है, करना उसी तरीके से है। क्या दे रखा है, एक पैराशूट यहाँ उड़ रहा है, देखो आपको डायग्राम भी दे रखा है ठीक है। एक पैराशूट उड़ रहा है और उसके जस्ट पहले दूसरा पैराशूट है, पैराशूट है क्या सेम ही, देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा जोड़ रहा है, उससे देखिए वापस से आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बोलता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक क्षैतिज रेखा में गुब्बारे को देखती है ठीक है। क्या है, एक गुब्बारा उड़ रहा है कितनी मीटर की ऊंचाई पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है ठीक है। अब उसको क्या करती है, एक लड़की देखती है, वो लड़की की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर ठीक है। तो लड़की क्या इतने देख रही है, आंखों से देखेगी तो नीचे की जो ऊंचाई है या लंबाई है वो तो क्या हो जाएगी हम लोग को मान्य नहीं होगी। तो मतलब कि अगर मैं लंब निकालना चाहूँ तो लंब आएगा 88.2 में से माइनस करना पड़ेगा 1.2
ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पूरी गुब्बारे की ऊंचाई है, गुब्बारा ज़मीन से उड़ रहा है, ठीक है। और लड़की भी ज़मीन से खड़ी है, लेकिन लड़की देखती किससे है, अपनी आंखों से देखेगी, तो नीचे की जितनी भी ऊंचाई, आंख से नीचे की जितनी भी लंबाई है वो सारी सारी मान्य नहीं होगी। तो हम लोग का रियल लंब कितना आएगा, 88.2 में से 1.2 घटाने के बाद आंसर आएगा हमारा 87 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये लंब की वैल्यू आ गई। आगे क्वेश्चन में बोलता है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। अभी कितना है, 60 डिग्री का है, और कुछ समय के बाद घटकर 30 का हो जाता है। पहले डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि पहले जो है 60 डिग्री का कोण बनना है, उसके बाद गुब्बारा उड़ के जब आगे चला गया है तो वहीं आंख से लड़की का कोण कितना हो गया है, 23 डिग्री का हो गया है, ठीक है। आगे बोलता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अब देखो यहाँ पर क्या करना है, पहले छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर जो 60 डिग्री वाला थीटा है वो वाले ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। देखो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3/1 मान लो, लंब कितना है 87, अभी भी निकाला, आधार हमको नहीं पता, तो आधार की मल्टीप्लाई √3 में करोगे √3a बराबर 87 एकम 87, आधार का मान 87 माइनस √3, ये आ गया हमारा आधार। इतनी बात क्लियर हो गई। आधार कौन सा, छोटे वाला, ठीक है। लेकिन बड़े वाले में से ये छोटा वाला घटा दूंगा तो दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है, आप 30 वाला जो थीटा है उस वाले ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। उसके अंदर भी क्या होगा, उसमें tan 30 का फॉर्मूला लगेगा, लंब बटे में आधार। tan 30 की वैल्यू 1/में √3, लंब का मान है 87, आधार कितना है 87/√3 है, कितना है, एक मिनट, ये आधार अलग है, ये आधार दूसरा वाला है, ठीक है। ये बड़ा वाला आधार है tan थीटा में, जो 60 वाला है वो वाला आधार, ठीक है। आधार एकम आधार 87√3। अब समझो ये हमको दिख रहा है पूरा बड़ा वाला आधार है और ये सिर्फ छोटे ट्रायंगल का आधार है। अगर बड़े वाले बेस में से छोटे वाले बेस को घटा दिया जाए तो गुब्बारे के बीच की दूरी पता पड़ जाएगी कि दोनों गुब्बारे के बीच में कितना डिस्टेंस है या गुब्बारे ने कितनी दूरी कवर करी है। तो यहाँ पर लिखना गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, बड़ा वाला आधार ये था यानी कि 87√3 माइनस छोटा वाला आधार यानी कि 87/√3/1 मान लो। क्लियर है इतनी बात। आगे देखो यहाँ पर हर का परिमेलन कर दो चाहे तुरंत के तुरंत ही, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी इसी की मल्टीप्लाई नीचे भी हो जाएगा 87√3/1, ये सेम, ये क्या हो जाएगा 87√3/3 खाली, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई √3 में हुई तो क्या लिखा आ जाएगा 3। अब 3 से कैंसिल करोगे, 3 दूनी 6, 3 27, क्या बचा 78√3। अपॉन में जो 1 माना था वो मान लो है ही नहीं, क्योंकि अपॉन में 1 हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, माइनस का माइनस क्या होना 29√3। अब 87 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 गए तो 8 और 7 में से 2 गए तो 5, √3 का √3, ये आएगा मीटर। यानी गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी है, वो तय करी है 58√3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। डायग्राम के हिसाब से समझना, जो छोटा ट्रायंग्राम है जिसके अंदर 60 डिग्री का कोण लग रहा है उसमें पहले फॉर्मूला लगाया तो उसका आधार आया 87√3 मीटर, ठीक है। और जब बड़े वाले में लगाया तो उसका आधार आया 87√3 मीटर। अब जब बड़े वाले में से छोटे वाला घटाऊंगा तो मेरे गुब्बारे की दूरी निकल जाएगी, उस गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी है वो है हमारा 58√3 मीटर, ठीक है। आइए आगे कंप्लीट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा इसी एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है और इसको ध्यान से समझना, ठीक है। लिखा हुआ है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। समझ में आया क्या है, एक तो मीनार है, ठीक है, और यहाँ से सीधा राजमार्ग है, मतलब कि एक रास्ता आ रहा है पूरा सीधा, और जो कहाँ तक जा रहा है, मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है। यहाँ पे मैं अगर नाम लिखना चाहूँ तो नाम लिख दो बच्चा इसका मीनार, ठीक है। अब आगे बोलता है वो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। समझ में आया क्या कह रहा है वो, यहाँ से एक आदमी एक कार को देख रहा है, ये ज़्यादा लंबी बन गई, थोड़ी तरीके से खींच लेते हैं। 30 डिग्री पर क्या कर रहा है, एक कार को देख रहा है।
अब आगे बोलता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर समान चाल से चल रही है, मतलब कि कहने का ये कार जो है वो इधर इधर क्या कर रही है, लगातार एक समान चाल से चलती चली जा रही है। ठीक है, आगे बोलता है वो समान चाल से चल रही है, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। बच्चा देखो, मान लो वो कार यहाँ पहुँच गई, यहाँ से अब इसने देखा तो कार का कोण कितना आ गया 60, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है, वो लगा है 6 सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पहले मानो ए बी सी और डी, तो सी डी में जो दूरी है उसको कवर करने में कितना समय लगा है, 6 सेकंड का समय लगा है। आगे बोलता है वो इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी कि यहाँ तक कार पहुँच चुकी है। पहले यहाँ देखी उस बंदे ने कार, फिर 6 सेकंड के बाद वो कार यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ से मीनार के पाद बिंदु तक कार को पहुँचने में कितना समय लगेगा, हमको ये याद करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। ये तो करते हैं, लगाओ फॉर्मूला। देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में मतलब कि tan 60 बराबर लंब बटे आधार, tan 60 के लिए √3/1, लंब कितना है ए बी अपॉन आधार कितना है बी सी। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा √3BC और ए बी बन जा ए बी, तो ए बी का मान क्या आ गया बच्चा √3BC। इतनी बात क्लियर हो गई। ए बी मतलब हमारी हाइट कितनी आ गई √3BC। ठीक है, अब क्या करना है हमको, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समझ में आ रहा है ना। देखो ए बी डी में क्या करना है, वही चीज tan 30 बराबर लंब बटे में आधार, tan 30 की वैल्यू 1/√3, लंब हमारा ए बी दिख रहा है ना, लंब क्या है ए बी, आधार क्या हो जाएगा BC + CD, लंब है ए बी, आधार BC + CD। इतनी वैल्यू क्लियर हो गई है। आगे देखो, अब 1/√3 का 1/√3, ए बी की जगह क्या ले सकते हो √3BC, तो लिख दिया √3BC, यहाँ पर BC + CD, BC + CD क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, BC + CD की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो BC + CD आएगा, और √3 की मल्टीप्लाई √3 में तो खाली 3, BC का BC। अब CD का CD इजकल टू 3BC इधर आएगा तो माइनस का BC, CD का CD 3BC में से 1BC क्या तो 2BC, ये वैल्यू अलग निकल के आ गई। इतनी क्लियर हुई। CD का मान 2BC लगाओ और AB का मान √3BC, इतना क्लियर है। अब हमको साइंस वाला फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में अगर तुम फॉर्मूला लगाते हो तो ये आया है हमारा AB का मान, बड़े वाले में ट्रायंगल में लगाया तो ये आया है CD का मान। ठीक है, अब देखो खाली BC के लिए लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक है, चाल कितनी है जो भी हो, पर वो एक समान चाल है, ना ही तो घट रही है ना ही तो बढ़ रही है, तो चाल ये रही। दूरी क्या है, दूरी है BC, है ना बच्चा, दूरी कितनी है BC बटे में समय के लिए लगा दो टाइम। ठीक है, बस इस काम को यहीं छोड़ दो। आगे देखो ये चाल आ गई है हमारी, कितनी आई है BC/T। अब क्या करना है, पूरे बड़े वाले के लिए क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल तो हमारी एक समान है तो चाल का चाल रहेगा, दूरी कितनी है देखो BC + CD, तो लिखो यहाँ पर BC + CD। समय कितना लगा, BC में जो समय लगा वो तो समय लगा, वो टाइम है तो वो T प्लस CD में कितना समय लगा है 6 सेकंड तो +6। इतना आया समझ में। ये मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखो चाल जो है वो तो एक समान है, चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि ये इक्वेशन आपस में बराबर रख सकते हो, तो बस वही बराबर रखना है आपको। BC/T बराबर BC + CD बराबर T + 6। ठीक है, इतना चीज़। अब देखो CD का मान 2BC है कि नहीं है, हैगा,
तो यहाँ पर बी सी अपॉन टी का टी इजकल टू बी सी प्लस सी डी का मान 2BC जो निकाला है वही रखो यहाँ पर 2BC अपॉन 6 प्लस टी या टी प्लस 6 कह लो, है ना। अब बी सी का बी सी अपॉन टी बराबर बी सी और 2BC क्या आ जाएगा 3BC अपॉन टी प्लस 6। बी सी से बी सी कैंसिल, 1 बार में क्या बचेगा 1 अपॉन टी बराबर 3 अपॉन टी प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो टी प्लस 6 बराबर 3 की मल्टीप्लाई टी में तो 3T। इतना क्लियर है। आगे देखो कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? सही है। 6 का 6 बराबर 3T का 3T, जो प्लस का टी है इधर आएगा तो माइनस में टी, कितना बचेगा 6 माइनस 2T, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3। इतना समझ में आया? तो बच्चा कितना समय लगेगा हमको आगे जाने के लिए? और 3 सेकेंड। यानी कि अगर मैं आंसर लिखूं इसका तो BC में लगा समय कितना है 3 सेकेंड, यह आंसर होगा। समझ में आया? यहाँ का तो टाइम पहले से रखा है 6 सेकेंड, पर यहाँ का जो टाइम है वो हमने क्या माना था T माना था, उनकी 4 बराबर BC अपॉन T। ये T किसका था? BC के बीच की दूरी का था, तो BC अपॉन T। यहाँ पर वही मैंने क्या लिया T का T, यानी कि जो इसमें समय लगा वो T प्लस 6 होंगी एक्स्ट्रा लगा था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सवाल किया है। सबसे पहले आपको दोनों फॉर्मूले में दूरी वाला सूत्र लगाना है, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा और ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनेगी, दो वैल्यू निकलेंगी। अब उसके बाद नीचे वाली दोनों दूरी के बीच में 4 बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जिससे क्या होगा 2 चाल निकल के आएंगी और दोनों को एक समान रखने पर क्या हो जाएगा, आपका टी का माना जाएगा, जो आएगा 3 सेकंड। समझ में आ गया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1 का। इसके आगे हम कंप्लीट करेंगे कोई अगला चैप्टर, कोई नया चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।